आज हम जो सोहाबुद्दीन एनकाउंटर हुआ था इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये एनकाउंटर क्या सही था या फर्जी था या सचमुच कोई राजनीतिक दबाव में हुआ था। तो सोहाबुद्दीन है, तो ये सोहाबुद्दीन कौन है? तो इसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये राजस्थान के जो व्यापारी मार्बल थे, मार्बल के व्यापारी, इनके पास से वो पैसा मांगता था, डरा धमका कर, और वसूली करता था, चौथ लेता था एक तरफ से। तो उसकी वहाँ धाक थी, एक तरह से वो वहाँ का गुंडा था, स्थानीय। लेकिन उससे पहले एक हमीद लाला नाम का जो गुंडा था स्थानीय, वो वहाँ से वसूली करता था व्यापारियों से। तो उसी को भी सोहाबुद्दीन ने उसको मरवा दिया, हमीद लाला को, और फिर वो वहाँ अपनी तरह से वसूली करने लगा। अब ऐसा कहा जाता है कि सोहाबुद्दीन के घर पे 1995 में AK-47 मिली थी और 50,000 कारतूसें मिले थे। हालांकि बाद में ऐसा कहा गया कि ये कहानी मनगढ़ंत कहानी है। चलिए, तो ये सोहाबुद्दीन मध्य प्रदेश के रहने वाला था, और उसके पिता भी वहाँ के थे। तो सोहाबुद्दीन के बारे में बात करते हैं। तो सोहाबुद्दीन के एनकाउंटर हुआ, इससे पहले सोहाबुद्दीन किसके संपर्क में था, कौन इसको इतना बड़ा गैंगस्टर बनाया या राजस्थान? तो एक अभय चुडासमा जो अधिकारी थे गुजरात के, इसके संपर्क में था। और इन्होंने, जब इसका एनकाउंटर हुआ, इससे पहले की घटना है, तो इन्होंने एक टिप दी, क्योंकि जो मार्बल व्यापारी चाहते थे कि कैसे भी करके सोहाबुद्दीन को जो आतंक दिन प्रतिदिन राजस्थान में बढ़ गया था, तो इसको कम किया जाए या उसका कुछ किया जाए। तो ये सब व्यापारी गए थे तब के, जब राजस्थान के गृह मंत्री थे गुलाब चंद कटारिया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। तो अब सोहाबुद्दीन ने इसी समय आर के जो मार्बल के व्यापारी थे, उसको धमका के बहुत सारे पैसा ऐंठ लिया या पैसा ले लिया। तो ये आर के व्यापारी जो थे, बहुत बड़ा नाम था, तो इन्होंने भी सोचा कि अब कुछ सोहाबुद्दीन का करना पड़ेगा। तो ये सब व्यापारी, जो मार्बल के व्यापारी, सब मिलके जा गए गुलाब चंद कटारिया के पास, लेकिन गुलाब चंद कटारिया के भा उससे कुछ हुआ नहीं। अंत में ये सब व्यापारी नाराज होके गुजरात के जो हमारे गृह मंत्री थे अमित शाह, इनके पास गए और मिले। तो अमित शाह ने कहा ठीक है, हम करते हैं इनका सोहाबुद्दीन का। तो यहाँ से ये बात ख़त्म हो गई। तो अमित शाह ने जो DG वंजारा थे, IPS ऑफिसर, उनको सूचना दी कि भाई ये सोहाबुद्दीन कौन है। तो इन्होंने तपास किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो मालूम पड़ा कि राजस्थान की बॉर्डर पे, राजस्थान में ही ज़्यादातर इनका आतंक है, और ख़ास करके ये पैसा वसूली करता है व्यापारी मार्बलों से। जब ये सूचना मिली, लेकिन गुजरात में उसका कोई केस नहीं था, तो गुजरात पुलिस इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। तो इन्होंने क्या किया कि कैसे भी करके सोहाबुद्दीन को, गुजरात में कुछ क्राइम है ऐसा बने तो उसको पकड़ने में आसानी होगा। इसके लिए उन्होंने अभय चुडासमा का इस्तेमाल किया, जो पहले से ही सोहाबुद्दीन के संपर्क में था। तो उन्होंने कहा कि भाई रमन पटेल है जो व्यापारी, इसके पास बहुत सारे पैसा है, इसके ऑफिस में जाओ और आप ले आओ। सूचना दी। तो सोहाबुद्दीन भी चालाक था, वो खुद नहीं गया, क्योंकि गुजरात की पुलिस तो उसको पकड़ना चाहती थी। वो नहीं गए, उन्होंने अपने 2 गुर्गों को भेजा, सिल्स्टन और तुलसीराम प्रजापति को। तो वहीं ऑफिस में गए, फायरिंग हुई और वहाँ पकड़ा गए, क्योंकि पहले से ही गुजरात पुलिस का वो एक प्रकार का योजना थी, आयोजन थे। अब तुलसीराम प्रजापति को ऐसा कह के छोड़ दिया कि तुम्हें सोहाबुद्दीन के लिए हमें सूचनाएं, वो क्या करते हैं, क्या ऐसी गतिविधियाँ है, वो हमको बताते रहना है। इसके आधार पर उनको छोड़ा। अब लेकिन इस तरफ सोहाबुद्दीन को मालूम पड़ गया था कि मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि कुछ मिला हुआ पुलिस वाले ये, और हमको फंसाने की कोशिश कर रहा था। ये भी यहाँ से राजस्थान से कहाँ भाग जाते हैं, हैदराबाद। अब हम वही बात पे आते हैं कि इसका एंटर कैसे हुआ। अब ये 22 नवंबर को ये 2005 को हैदराबाद से गुजरात या हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली में आ रहा था अपनी बीबी कौसरबी के साथ, और तुलसी प्रजापति भी इसके साथ थे। लेकिन सोहाबुद्दीन को जानकारी नहीं थी, मालूम नहीं था कि ये भी पुलिस से मिला हुआ है या उनकी सूचना देता रहता है गुपचुप।
उन्होंने सूचना दे दी। गुजरात के जो एटीएस थे तब चीफ थे आईपीएस डीजे वणजारा साहब। सूचना मिलते ही गुजरात पुलिस तुरंत ही अलर्ट पे आ गई, काम पे लग गई इसके पीछे, मिशन के पीछे। और इन्होंने गाड़ी नंबर भी मिल गई थी, सब सूचना सही सलामत अच्छी तरह से पक्की मिल गई थी। वो महाराष्ट्र से आए तो उनको 22 नवंबर को 2005 को महाराष्ट्र में ही पकड़ लिया गया। जब उसको पकड़ा स्वाभाविक उनको उनकी बीवी भी वहाँ चिल्लाने लगी, ज़्यादा आवाज़ शोर शराब करने लगे, तो उनको भी साथ में मजबूरन पकड़ना पड़ा। उनको दोनों को उठाया, साथ में तुलसी राम प्रजापति को भी उठाया। तीनों लोगों को उठा के गुजरात पुलिस कहाँ ले जाती है, अहमदाबाद, यहाँ डीसा अहमदाबाद ला के फार्म हाउस वहाँ रखती है। अब क्या करती है, 26 नवंबर को सुबह में गुजरात पुलिस एक योजना बनाती है। सोहाबुद्दीन को अकेले ही वहाँ से उठा के ले जाती है और एक पुलिस की बाइक को, पुलिस वाले को बिठाते हैं, उस बाइक को चला के छोड़ देते हैं, रास्ते में गिरा देते हैं। पुलिस वाला भी गिर जाता है, चोट लगता है मामूली हाथ में, पाँव में। और सोहाबुद्दीन को चलती गाड़ी से धक्का दे के गिरा देते हैं। सोहाबुद्दीन को भी ऐसी चोट लगी हाथ पाँव में और 8 गोली मार के सोहाबुद्दीन को वही मौके पे ही मार दिया। हालांकि उसको दवाखाने ले गया, हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वो दम तोड़ चुका था। इस तरह इस और मीडिया में ऐसा हो गया कि यह बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बहुत बड़ा आतंकवादी था। पुलिस के हत्थे चढ़ गया, सूचना मिल गई थी और उसको इनकाउंटर में, जवाबी कार्यवाही में उसको मार गिराया। और गुजरात पुलिस को ये कहना था कि ये आईएसआई पाकिस्तान के लिए और लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है, तो ये बड़ा इंटरनेशनल एक आतंकवादी है, टेररिज्म है। अब इसके साथ अब उसके जो साक्षी थी केसर भी, उसको भी मार दिया गया। इसका भी अता पता ना चला, किसी कहता कि उसे जला दिया, क्योंकि वो साक्षी थी, सोहाबुद्दीन के साथी थी। अब इसका एक ही गवाह था इस केस का, ये एनकाउंटर फर्जी है या हकीकत में ये एनकाउंटर हुआ था। तो तुलसी प्रजापति को भी 30 दिसंबर 2005 को उदयपुर में छपरी गांव के पास उसको भी एनकाउंटर करके मार दिया गया, क्योंकि वो भी इस फर्जी एनकाउंटर का उसको मालूम था रहस्य पूरी तरह से कि सोहाबुद्दीन को कैसे मारा है, पुलिस ने क्या किया है, वो राज कहीं खुल न जाए, तो उसको भी पुलिस ने मार दिया। अब 2007 आते आते क्या होता है, एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, प्रशांत दयाल, इनके साथ एक बार पुलिस का मीटिंग हुई थी और पुलिस ने सिक्की मारते हुए सब कुछ बता दिया। इसे पूरी तरह से ये मामला और बाहर उछल पड़ा, खुल गया। और इसमें उन्होंने दिव्य भास्कर जो पत्रकार है उसमें भी बहुत सारे उसका उल्लेख किया है। और इस तरफ सोहाबुद्दीन के जो भाई थे रबाउद्दीन, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और ये केस वापस खुलने लगा। और इस बार क्या हुआ कि सीबीआई के पास गया केस मार्च 2007 को, गीता जौहरी को दिया। गीता जौहरी ने 1 महीना उस तरह पूरा तरह उसकी जांच की। इसमें पाया गया कई सारे पुलिस अफसर, आईपीएस डीजी वणजारा, अभय चुड़ासमा, ये सब पाए। और इसके बाद गीता जौहरी को हटा दिया, वापस सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के वापस को लाया, लेकिन इस तरह केस को कमज़ोर कर दिया और जो उसको रिपोर्ट दिया वो कमज़ोर एक प्रकार का छलावा था। तो सुप्रीम कोर्ट भी उस केस से अच्छी तरह से मेल नहीं खाया। अब 2010 की बात है, जनवरी 2010 को ये केस सीबीआई के पास चला गया पूरी तरह से और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। और सीबीआई ने कहा कि जनवरी में और 6 महीने के बाद, तो 23 जुलाई 2010 को इस केस में सीबीआई ने पाया कि गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, आईपीएस डीजे वणजारा, अभय चुड़ासमा, दिनेश एमएन पांड्या जैसे अफसर इस योजनाबद्ध में शामिल थे। अमित शाह पे षड्यंत्र, सबूत मिटाने में, वसूली में ऐसा धाराएं लगाई। और 26 जुलाई 2010 को अमित शाह को आत्मसमर्पण करना पड़ा और सीबीआई ने इस केस को गुजरात में न चलाने के बल्कि मुंबई में चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात सब मान भी ली
ये केस बॉम्बे चला गया, लेकिन क्योंकि जो साक्षी है, विटनेस है, वो उसमें प्रभावित हो सकता था। इसमें बहुत बड़े 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 लोगों का नाम था और राजनीतिक भी वर्चस्व था इस केस में। तो अमित शाह 3 महीने के बाद अक्टूबर 2010 को उसको जमानत मिली, ये शर्त पे कि वो गुजरात में 2 साल तक गुजरात में वो प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि अमित शाह महाराष्ट्र में और ज़्यादातर समय दिल्ली में पसार किया राजनीतिक तौर पे। और इस समय और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस की सुनावनी एक ही जज करेंगे, एक ही न्यायाधीश करेंगे पूरी तरह से सुनावनी। अब 2014 आते आते इतना समय निकल गया, तो 2014 आते आते 3 जज बदल गए। पहले जज थे जेडी, पहले जज थे जेडी उत्पल। तो इन्होंने 1 महीना काम किया, उसका तबादला हो गया। इसके बाद जो जज आए जस्टिस लोहिया, तो इन्होंने सीबीआई जो चार्जशीट लगाया था पूरी तरह पढ़ा और कहा कि अमित शाह कभी कोर्ट में आए नहीं, बाकी आरोपी भी गोताखी की और उसके वकील हर तरह कुछ न कुछ बहाना बना के अमित शाह आते नहीं थे। तो इन्होंने सीबीआई को भी फटकार लगाया और केस को कहा कि 15 दिसंबर 2014 को हम इस केस का आखिरी चुकादा करेंगे। इससे पहले ही 14 दिन पहले ही 1 दिसंबर 2014 को वो अपने कनिष्ठ के शादी में गए थे और वहीं उसकी संदिग्ध मौत हो गई। किसकी? जस्टिस लोहिया की। तो उनके पुत्रा ने भी आरोप लगाया कि मेरा पिताजी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, कुछ है, हमें इस पर शंका है, संदेह है। अब जो अंतिम जज आए जस्टिस गोस्वामी, तो इन्होंने ये सीबीआई जो चार्जशीट लगाई थी जो पढ़े और 3 दिन के बाद उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला दिया 30 दिसंबर 2014 को अमित शाह निर्दोष है इस केस से। और बाकी जो आरोपी थी वो भी 2016 जैसे आईपीएस अफसर थे रिजे वणजारा और अभय चुडासमा, ये सब धीरे धीरे छूटने लगे। तो ये केस में बहुत समय हो गया। हालांकि उसका भाई था रबाउद्दीन, सोहाबुद्दीन के छोटा भाई, इन्होंने वापस सुप्रीम कोर्ट में कहा पर अपील करने के लिए, लेकिन तब तक इधर 2014 आते आते नरेंद्र मोदी जो भाजपा पार्टी के जो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे वो दिल्ली चले गए, क्योंकि दिल्ली में पहले कांग्रेस की सरकार थी। जब ये एनकाउंटर हुआ, या फर्जी कहो या सही हुआ, ये हकीकत अभी तक बाहर नहीं आई। और उस समय ऐसा भी आरोप लगा कि अमित शाह आरोप लगाया कि कांग्रेस लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से विपक्षी तरह वो कहे कि सीबीआई हमारे पीछे लगाया हुआ है। और गुजरात पुलिस का यह कहना था कि मोदी जो मुख्यमंत्री थे उसको मरवाने के लिए सोहाबुद्दीन ने ये करवाया था, इसके लिए सोहाबुद्दीन को एनकाउंटर कर दिया। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको सोहाबुद्दीन मैं आपको छोड़ता हूँ कि सोहाबुद्दीन जो एनकाउंटर हुआ वो सही में सही था या फर्जी था। मैं कहता हूँ मित्रों कि जो गुंडा है, जो गुनाह करता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए कानूनी तौर पे। लेकिन हमें ये दुख होता है कि इसी एनकाउंटर में इतने सब पुलिस वाले शामिल है, जो राजस्थान की पुलिस, दिनेश MN, हाँ, उदयपुर की, और पांड्या साहब, ये सब शामिल थे। 2 राज्य की पुलिस शामिल थे, 2 राज्य के गृह मंत्री शामिल थे। पहली बार ऐसा इनकाउंटर जिसमें 2 राज्य के गृह मंत्री का नाम आया था। तो मैं कहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर था या फिर क्या था, सही में ये फर्जी था या सही में ये सचमुच इनकाउंटर हुआ था, मैं आप ही पे छोड़ता हूँ कि आप इस पे देखिए। लेकिन जहाँ तक हम कहते कि किसी को फर्जी इनकाउंटर करके मारना क्या सही है, और गुंडा को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ जो कोई भी गुनाह है उसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सज़ा मिलनी चाहिए और गुंडा को उसकी सज़ा कानूनी तौर पे मिलनी चाहिए। लेकिन हम इस इनकाउंटर में पुलिस की भूमिका पे भी सही पॉलिसी हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि इनकाउंटर जो हुआ वो बताए कि ऐसा पकड़ा है। तो चलिए मित्रों, ये सोहाबुद्दीन एनकाउंटर के बारे में हमने बता दिया। बाद में तो धीरे धीरे सब छूट गए। 200
10 गवाह थे, ये गवाह भी मुकर गए और ये केस इतना कमज़ोर हो चुका। ऐसे दिखता है कि ये एक षड्यंत्र था, फर्जी इनकाउंटर था, लेकिन सबूत के अभाव पे जज को ये चुकादा देना पड़ा कि इस केस में सबूत न होने के कारण सभी बरी हो गए। हालांकि बड़े बड़े लोग छूट गए, लेकिन यहाँ के ड्राइवर थे, नथु सेक्रेटरी थे अजय परमार, ये सबको कोर्ट ने माना कि ये सब ने षड्यंत्र बनाया है फर्जी इनकाउंटर का। तो बोलिए ऐसा हुआ है तो हमें कभी इस हिंदुस्तान का ऐसा पहला इनकाउंटर था जो इतने पुलिस वाले, आईपीएस अफसर, रैंक के बड़े अफसर और 2 राज्य के गृह मंत्री शामिल थे, उनके नाम उछले, उनको जेल भी जाना पड़ा और वो बरी भी हो गए धीरे करके। तो चलिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।